हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि क्या होता है वाटर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले कि आखिर जल प्रदूषण है क्या। तो ऐसे तो नाम से ही पता चल रहा है, जल प्रदूषण मतलब जल प्रदूषित है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है जल प्रदूषण। जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ, जल में किसी भी प्रकार कोई भी प्रकार का क्या अवांछित पदार्थ चाहे वो कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो, विकिरण हो या जैविक हो आदि की उपस्थिति क्या, जिसके कारण जल की विशेषताओं में कमी होकर, जिससे क्या होता है जब यह तत्व उपस्थित होते हैं तो जल की जो विशेषता है उसमें कमी होकर घातक प्रभाव हो, और उस जल को पीने पर क्या घातक प्रभाव यानी कि दुष्प्रभाव हो, तो इसे ही क्या हम जल प्रदूषण कहते हैं। और जो जल को प्रदूषित करते हैं उन्हें हम जल प्रदूषक कहते हैं। तो फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या जल दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर जल प्रदूषण के कारण क्या है। तो जल प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानवकृत स्रोत। प्राकृतिक स्रोत तो वैसे ही बहुत कम प्रदूषण होता है, लेकिन क्या मानवकृत स्रोत से ही बहुत ज्यादा जल प्रदूषित होता है। कोई भी प्रदूषण हो उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है, तो मानवकृत स्रोत से ही होता है। मनुष्य ही सब प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक देख लेते हैं क्या होते हैं स्रोत। तो प्राकृतिक में भूस्खलन भी कहीं ना कहीं भूस्खलन की क्रिया से भी क्या जल प्रदूषित होता है। दूसरा है पेड़ पौधों की सड़न और विघटन। जब पेड़ पौधे जैसे कि उनकी पत्तियां और बाकी चीजें जो है क्या सड़ती हैं, तो वहां पर क्या जल प्रदूषण होता है। अब देखते हैं मानवकृत स्रोत। तो मानवकृत स्रोत में सबसे पहला पॉइंट होता है औद्योगिक स्रोत। औद्योगिक स्रोत से क्या होता है जल प्रदूषित होता है। और दूसरा होता है नगरीय स्रोत, तीसरा होता है कृषि स्रोत और चौथा होता है सांस्कृतिक स्रोत। तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक स्रोत से कैसे जल प्रदूषित होता है। तो विभिन्न उद्योगों से क्या होता है, भारी मात्रा में भारी धातुएं जो है निकलती हैं, और क्या निकलती है, विषैली गैसें निकलती हैं, धूल कण आदि क्या है इत्यादि मात्रा में निकलते हैं। ये क्या औद्योगिक स्रोत के कारण है, जिससे क्या होता है जल प्रदूषित होता है। दूसरा है नगरीय स्रोत। नगरीय स्रोत से कैसे जल प्रदूषित होता है। तो नगर में क्या होता है, मोटर वाहनों का धुआं, और क्या होता है मल और जल, और इसका क्या है, जैसे कि क्या होता है घरेलू अपमार्जक। नगरीय स्रोत में घरेलू अपमार्जक क्या होता है, बहुत मेन पॉइंट होता है घरेलू अपमार्जक। ये भी क्या है, और दूसरा होता है वाहित मल। घरेलू अपमार्जक में क्या होता है, जब हम घर में साबुन का प्रयोग करते हैं, हम घर में सुबह से लगाकर शाम तक बहुत ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, साबुन का नहाने और कपड़े धुलने के लिए साबुन का अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है फॉस्फेट नाइट्रेट और अमोनिया के यौगिक एल्किल बेंजीन सल्फोनेट क्या होता है, जिसमें होता है। और यह घरों से कहां पर जाता है, तो यह घरों से तालाबों में जाता है, और तालाबों से कहां नहर नदी, इससे क्या होता है जल स्रोतों में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है घरेलू अपमार्जक से क्या होता है, इसमें कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें फॉस्फेट नाइट्रेट और अमोनिया के यौगिक और एल्किल बेंजीन
सल्फोनेट होता है अपमार्जक, जिसके जो क्या होते हैं हमारे घरेलू उपयोग से तालाबों, नदी, नहरों और जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिनसे क्या होता है जल प्रदूषित होता है। दूसरा क्या है वाहित मल। तो वाहित मल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन पदार्थों की मात्रा होती है और वो क्या करते हैं अकार्बनिक पदार्थ क्रिया करके कार्बनिक पदार्थ बना लेते हैं, जिनसे क्या होता है जल प्रदूषित होता है। तो ये 2 पॉइंट मेन है जो क्या है नगरीय स्रोत के। फिर तीसरा है कृषि स्रोत। कृषि स्रोत कैसे हमारे जल को प्रदूषित करता है, मतलब कृषि। तो इसमें क्या होता है हम कृषि में अपनी फसल में क्या होता है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं और क्या होता है जैसे खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, अजैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जैव उर्वरक से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अजैव उर्वरक से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अजैव उर्वरक क्या है जो वहाँ का सतही जल होता है उसमें नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है हमारा जल जो है प्रदूषित होता है। अब चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक स्रोत। सांस्कृतिक स्रोत क्या होते हैं, मतलब सांस्कृतिक स्रोत से कैसे जल प्रदूषित होता है। तो सांस्कृतिक स्रोत जैसे कि सांस्कृतिक हमारे यहाँ जैसे कि क्या होता है जैसे बहुत से पर्यटन होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, वहाँ से बहुत भारी मात्रा में जैसे फूल पत्ती माला क्या है नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है और ऐसे बहुत जगह पे डाल दिया जाता है। वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर क्या मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है और आसपास दुर्गंध बढ़ जाती है और जिससे क्या होता है बहुत सारे संक्रामक रोग हो जाते हैं। तो ये क्या है कुछ जल प्रदूषण के कारण है। अब हम देखेंगे कि इनका आखिर प्रभाव क्या पड़ता है और इसके बचाने के उपाय क्या हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि क्या है आ सकता है, आ नहीं, ये इस प्रेजेंट टाइम की ये सभी समस्याएं हैं। तो क्या है इन समस्याओं को पेपर में देना तो बहुत ही मतलब कि जो समस्या प्रेजेंट में है उसको देना तो अनिवार्य ही होता है। तो अब हम देखेंगे कि जल प्रदूषण का इफेक्ट क्या पड़ता है, आखिर प्रभाव क्या है। तो अब हम प्रभाव देखेंगे। प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था भारी धातुएं किससे निकलती है, औद्योगिक स्रोतों से निकलती हैं। तो भारी धातुओं में अब कभी कभी पूछ रहे थे कि भारी धातुएं कौन सी होती हैं, तो जैसे कि लोहा है और वो मरकरी है, कॉपर है, तो ये सब क्या होती है, शीशा, लेड है, तो ये सब भारी धातु होती है। तो आज हम भारी धातुओं से ही देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है एजी। एजी को हम मरकरी बोलते हैं। पारा इंग्लिश में से मरकरी और हिंदी में से पारा बोलते हैं। तो मरकरी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे मिनीमाटा रोग हो जाता है। मिनीमाटा रोग हो जाता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, मतलब हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं। हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं। दूसरा है पीबी। पीबी को क्या बोलते हैं, लेड। लेड मतलब शीशा। तो इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे प्लाम्बिज रोग होता है। और
इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो हमारा है वो बहुत ही प्रभावित होता है। और बच्चों में क्या है, तंत्रिका तंत्र विकसित, मतलब माइंड, बच्चों का माइंड जो है, दिमाग है, वो विकसित ही नहीं, विकास नहीं होता है तंत्रिका तंत्र, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर क्या है, आर्सेनिक। आर्सेनिक इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे ब्लैक फुट डिजीज बीमारी हो जाती है, डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है बीमारी। इससे क्या होता है, जो हमारे पैर के चमड़ी है, खाल जिसे बोलते हैं, वो सड़ने लगती है। और क्या हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है, जो नाखून होते हैं वो सड़ने लगते हैं। नाखून क्या होते हैं, नाखून भी क्या सड़ने लगते हैं, नाखून सड़ने लगते हैं। फिर तीसरा है हमारा फ्लोराइड। फ्लोराइड फ्लोराइड इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, इसकी अधिकता से, इसकी अधिकता से रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारे दांतों का सबसे कठोर भाग क्या होता है, दांतों का इनेमल होता है। दांतों का इनेमल जो होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। दांतों का इनेमल इससे प्रभावित होता है। और क्या होता है, दांत इसमें काले पड़ने लगते हैं, कहीं कहीं पर सफेद और कहीं कहीं पर क्या दांत काले पड़ने लगते हैं। और इसकी कमी से एक रोग होता है, फ्लोराइड की कमी से, मतलब ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही इतना कम होना चाहिए। इसकी कमी से कौन सा रोग पड़ता है, होता है तो इसकी कमी से दंत क्षय रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं। फिर अगला है कॉपर। कॉपर से कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे विल्सन रोग हो जाता है। विल्सन रोग जिसे चिलकोसिस भी कहते हैं। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। और इससे ही एक और रोग हो जाता है जिसे पार्किंसन रोग बोलते हैं। उससे क्या होता है, मनुष्य में जो मनुष्य का शरीर होता है वो कांपने लगता है, तो इससे एक और रोग हो जाता है जिसे पार्किंसन रोग बोलते हैं। और जैसे बूढ़े लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांपा करते हैं, तो उनमें क्या, उनका जो है, तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है, तो उनमें पार्किंसन रोग हो जाता है। फिर अगला है हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे ब्लू बेबी डिजीज, तो इससे इसमें क्या होता है, जो बेबी के वो हृदय होता है उसमें छेद हो जाता है, दिल में क्या होता है, छेद हो जाता है और शरीर पीला पड़ने लगता है। तो ये कुछ रोग होते हैं। और अभी एक दो
और इससे और होता है हमारा लोहा, Fe को क्या हम लोहा कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। और इसकी अधिकता से बात करें तो कौन सा रोग हो जाता है? अधिकता से तो इसके अधिकता से क्या होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। तो और इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे रोग हैं जो हो जाते हैं, संक्रामक रोग हो जाते हैं। तो अब पता ही चल रहा होगा कि जल प्रदूषित होने से कितना कुछ संकट मनुष्य के जीवन पर आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर जब इतना संकट है तो इसके उपाय क्या हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम उपाय ही देखेंगे कि आखिर इससे बचने से क्या उपाय हैं। तो जो उद्योगों से अपशिष्ट जल निकलता है और गैसें निकलती हैं, उन्हें क्या किया जाना चाहिए, उस जल को क्या किया जाना चाहिए, उद्योगों से निकलने वाले जल को जल स्रोत में छोड़ने से पहले स्रोत पर ही उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित कर लेना चाहिए। स्रोत पर ही उपचारित कर लेना चाहिए। और क्या हो रहा था, जब हम क्या कह रहे थे, घरेलू अपमार्जक को जब वो तालाबों में जा रहा था तो उसमें क्या, जो फास्फेट नाइट्रेट था वो क्या करता था, जाकर के अकार्बनिक फास्फेट जो होता है, अकार्बनिक फास्फेट नाइट्रेट जाकर के कार्बनिक फास्फेट बना लेता था, जो क्या करता था, जो शैवालों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। उसके मिलने से क्या होता है, शैवालों की बहुत अधिक वृद्धि होती है। इसे ही हम क्या, शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। तो क्या करना चाहिए, जो घरेलू अपमार्जक है उसे जो ऊपर शैवालों की वृद्धि हो रही थी वो क्या करता है, जब उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या करते हैं, जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जलीय जीव, जो जल में जीव रहते हैं, उनके जीवन पर संकट आ जाता है। तो सबसे पहले शैवालों की वृद्धि को रोकना चाहिए। तो एक ये भी पॉइंट बन जाता है कि शैवालों की वृद्धि को रोकना चाहिए, वृद्धि को रोकना चाहिए। फिर क्या है, नगरों में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करवानी चाहिए,
और इसमें बहुत से पॉइंट हैं जो अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि जल प्रदूषण वो हमारी खुद की समस्या है, तो हम इसे सुलझाने के लिए अपने मन से भी बहुत मतलब इसके क्या क्या, इसको कैसे बचाएं, कैसे संरक्षित करें, इसके बहुत सारे उपाय लिख सकते हैं। तो एक और लिख देते हैं, क्या है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानूनों को कठोरता के साथ लागू करना चाहिए, साथ लागू करना चाहिए। और इसके बहुत से पॉइंट बनते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति नहीं जानता है कि जल प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती है और उससे क्या क्या हो सकता है, तो उन व्यक्तियों को गाँवों में जैसे अक्सर होता है, तो उन व्यक्तियों को जागरूक करना चाहिए। और बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं और जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो जल मनुष्य का जीवन है, इसलिए जल को जरूर संरक्षित करें। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण और एक है कि वृक्षों को लगाना चाहिए। क्या, वृक्षों को लगाना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। तो बस इतना सा आज के वीडियो में।